हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीपीओ का 29 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 29 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हाउ मैनी ऑयल रिफाइनरीज आर देयर इन इंडिया 2022, यानी 2022 में जो है भारत में कितनी तेल रिफाइनरी है। तो देखिए 2022 की बात कर ले तो भारत में आपके टोटल 23 जो है वो तेल रिफाइनरी थी, तो 23 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा वर्तमान में भारत में रिफाइनरी की बात कर ले तो देखिए वर्तमान में आपके जो है 25 रिफाइनरी है, जिसमें 23 जो है ये आपका कार्यरत है और 2 जो आपका निर्माणाधीन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का अगर सबसे बड़ा रिफाइनरी का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी है ना, ये आपका जामनगर रिफाइनरी है। और ये जो आपका जामनगर रिफाइनरी है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और भारत का अगर सबसे पुराना तेल रिफाइनरी के बारे में पूछा जाए तो देखिए सबसे जो पुराना तेल रिफाइनरी है ना, ये आपका डिगबोई रिफाइनरी है और ये जो आपका असम राज्य में स्थित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए डिगबोई रिफाइनरी की जो शुरुआत है ना, ये आपका 11 दिसंबर 1901 को जो इसकी शुरुआत जो वो किया गया था। और देखिए डिगबोई रिफाइनरी को जो है भारतीय हाइड्रोकार्बन क्षेत्र का गंगोत्री भी जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि केलुचरण महापात्रा निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से जो वो संबंधित है। तो देखिए मैं आपको ये जो प्रश्न है ना, ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था जब मैंने आपको बताया था कि ओडिसी नृत्य से संबंधित आपके कौन से शास्त्रीय जो है कलाकार हैं। तब मैंने आपको बताया था कि केलुचरण महापात्र उड़ीसा के पहले पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति हैं, जिन्हें ओडिसी नृत्य के लिए जो वो पद्म विभूषण जो है वो दिया गया था। तो आपका ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ओडिसी की बात कर ले तो यह जो आपका उड़ीसा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और उड़ीसा के ओडिसी के अगर प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक की बात कर ले तो देखिए सुजाता महापात्र, केलुचरण महापात्र, रतिकांत महापात्र, गंगाधर प्रधान, ये सभी का जो संबंध है ना, ये आपके ओडिसी नृत्य से है। और देखिए इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि जिनके भी नाम में लास्ट में महापात्र आते हैं ना, तो ये आपके ओडिसी नृत्य से जो वो संबंधित हैं। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि केलुचरण महापात्र को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए इन्हें 2000 ईस्वी में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि रंगों का त्यौहार ये जो है कौन सा त्यौहार है। तो देखिए रंगों का जो त्यौहार है ना, ये आपका होली त्यौहार है। तो होली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये जो आपका होली का जो त्यौहार है ना, ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार फागुन महीने के अंतिम पूर्णिमा के दिन जो है ये आपका होली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मौलिक कर्तव्य से जो है आज आपके 2 प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को जो है संविधान में किसकी सिफारिश पर जो वो शामिल किया गया था। तो देखिए मौलिक कर्तव्य को हमारे संविधान में जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान में जो वो ऐड किया गया था। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है हमारे संविधान ये जो है कितने मौलिक कर्तव्य का जो सुझाव है वो दिए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर आपके जो है टोटल 8 मौलिक कर्तव्य का सुझाव जो है वो दिया गया था। तो आप बोलेंगे कि सर 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार सिंह समिति की सिफारिश पर कैसे जोड़ दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सुझाव आपका 8 ही दिया गया था इस समिति के द्वारा, लेकिन जो 2 आपके मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपके इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा जो वो इम्प्लीमेंट जो वो किए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका 8 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और वर्तमान में अगर बात कर ले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी, तो ये आपका 11 है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से 11वां मौलिक कर्तव्य को जो वो जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद और कौन से भाग में है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 4A और अनुच्छेद 51A में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो देखिए मौलिक कर्तव्य का जो प्रावधान है ना, ये आपका सोवियत संघ, जिसका वर्तमान में अभी नाम आपका रूस है, तो रूस देश के संविधान से जो है इसे लिया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है हर राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए जो वो कहता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 214 के अकॉर्डिंग जो है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। ये जो आपका अनुच्छेद 214 के अकॉर्डिंग जो वो कहा गया है, तो अनुच्छेद 214 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि राज्य के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जो है इनकी जो नियुक्ति है ना, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो किया जाता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की जो अवधि है ना, ये आपके 62 वर्ष की जो है वो आयु तक जो है इस पद पर जो है वो बने रह सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना, अपना जो त्याग पत्र होते हैं ये किसे सौंपते हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना जो त्याग पत्र है ना, ये राज्यपाल को जो है वो सौंपते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आपका जो है मैच द फॉलोइंग से जो वो पूछा गया था, जहाँ पे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एल्डिहाइड का जो है आपका जो है मैच द फॉलोइंग जो वो करेक्ट करना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अल्केन का जो सही सूत्र होता है ना, वो आपका CnH2n+2 होता है। अल्कीन के अगर सही सूत्र की बात कर ले तो CnH2n इसका जो वो सही सूत्र होता है। अल्काइन का जो सूत्र होता है ये आपका CnH2n-2 होता है। और एल्डिहाइड का जो सूत्र होता है ना, ये आपका CnH2nO होता है। इसके अलावा अल्काइल का अगर पूछा जाए तो अल्काइल का जो सूत्र होता है ये आपका CnH2n+1 होता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी सही मैचिंग किया होगा उनका जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि निम्नलिखित में से तुगलकाबाद शहर की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो वो करवाया गया था, या फिर तुगलकाबाद शहर जो ये किसने बनवाया था, तो ये आपका गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो वो बनवाया गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि गयासुद्दीन तुगलक जो है ये आपका तुगलक वंश का संस्थापक था और इसे जो है गाजी मलिक के नाम से भी जो वो जाना जाता है। और इसी ने जो है आपके नहरों के निर्माण और अकाल से निपटने की नीतियां भी जो वो बनाई थी। और इसने ही जो है आपके वाटर सिस्टम या फसलों के बंटवारों की भी जो शुरुआत है वो किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तुगलक वंश है ना, ये राजवंश को कुरनाहो तुर्कों के राजवंश के रूप में भी जो है इस वंश को जो वो जाना जाता है। और ये जो आपका गयासुद्दीन तुगलक है ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने गाजी या काफिरों के कातिल का खिताब भी जो वो लिया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत के बाद 109वें स्थान पे जो आपका कौन सा पड़ोसी देश रहा था। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में 109वें स्थान पे जो आपका देश रहा था ना, ये आपका अफगानिस्तान देश रहा था। तो अफगानिस्तान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में बांग्लादेश का जो है वो रैंक पूछा गया था। तो देखिए बांग्लादेश का जो रैंक रहा था ना, वो 84वें पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और भारत जो है इसमें कितने स्थान पे रहा था, तो 107वें स्थान पे रहा था भारत देश। इसके अलावा अन्य देशों की बात कर ले भारत के पड़ोसी देश की, तो देखिए पाकिस्तान जो है ये आपका 99वें स्थान पे रहा था। नेपाल जो है ये आपका 81वें स्थान पे रहा था। श्रीलंका जो है ये आपका 64वें स्थान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हो गया आपका 2022 का। अगर 2023 की बात कर ले तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक जो है ये आपका टोटल 125 देश में भारत का जो रैंक रहा था ना, ये आपका 111वें पायदान पे रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख जो है कुछ उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसमें शायद जानवर की हत्या पर भी जो है वो प्रतिबंध जो है वो शामिल किया गया है।
तो देखिए अशोक के जो आपके 14 शिलालेख थे, जिसमें आपका दीर्घ शिलालेख जो 1 था ना, इस शिलालेख में विशेष रूप से उत्सव समारोह के समय जो है राजा ने पशु वध पर जो वो प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये आपके दीर्घ शिलालेख 1 में जो इसका उल्लेख जो है वो किया गया है। तो दीर्घ शिलालेख 1 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल आइस हॉकी 2023 का विजेता टीम जो ये कौन रहा था। तो देखिए नेशनल आइस हॉकी 2023 का जो आयोजन है ये आपका लेह लद्दाख में आयोजित किया गया था और इसका जो फाइनल मैच है ना ये आपके आईटीबीपी और लद्दाख स्काउट्स के मध्य जो वो खेला गया था, जिसमें आईटीबीपी टीम ने फाइनल में जो है लद्दाख स्काउट्स को 1-0 से हराकर जो इसका खिताब जीत लिया था। तो आईटीबीपी जो इसका विजेता रहा था। तो आईटीबीपी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो आपका नेशनल आइस हॉकी हुआ था ना, ये आपका 12वां संस्करण था और इसी को आईटीबीपी ने जो है इसका जो खिताब है ये तीसरी बार जो वो जीत लिया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि राष्ट्रीय खेलकूद पॉलिसी ये जो है कब प्रथम बार जो वो बनाई गई थी। तो देखिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय खेल नीति जो बनाया गया था ना, ये आपका 1984 में जो वो बनाया गया था। तो 1984 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 जो ये किसने जीता है। तो देखिए अपर्णा सतीशन के द्वारा जो है राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 जो वो जीता गया है। तो अपर्णा सतीशन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अपर्णा सतीशन ये जो आपका किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ये आपका भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तरंगम ये जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका तरंगम है ना, ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य का जो एक मुख्य विशेषता है, जिसमें पीतल की प्लेट के किनारों पर जो है नर्तक के पैर जो वो शामिल होते हैं इस तरंगम में। तो कुचिपुड़ी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बनारस सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 905, यानी 1905 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि आपका बनारस में आयोजित किया गया था, इसकी जो अध्यक्षता है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है वो किया गया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1906 का कांग्रेस अधिवेशन जो है ये आपका कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका कलकत्ता में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता है ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जो वो किया गया था। इससे पहले आपका 1886 में जो आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जो कि आपका कलकत्ता में आयोजित किया गया था, इसकी भी जो अध्यक्षता है ना ये आपके दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही जो वो किया गया था। इसके अलावा 1907 का कांग्रेस अधिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में आपके नरम दल और गरम दल जो वो अलग हुए थे, जो कि आपका ये कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका सूरत में हुआ था और इसे जो आपका सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके रास बिहारी घोष के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले नरम दल और गरम दल ये जो है कब आपस में जो एकजुट हुए थे, यानी आपके जो है ये तो आपका अलग हुआ था 1907 में, लेकिन जब आपका जो एकजुट जो हुए थे ये आपके 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुए थे। और इसकी जो अध्यक्षता ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ये किसने की थी। तो देखिए सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है ना ये ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है वो किया गया था। और कब किया गया था। तो 1873 में महाराष्ट्र में जो है इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो ज्योतिबा फूले आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपसे पूछा गया था कि गुलामगिरी जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया है। तो देखिए गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ये आपके ज्योतिबा फूले के द्वारा ही जो वो लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्यशोधक समाज को ही जो है इसे सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि डेंटल प्लॉक जो है ये क्या होता है। तो देखिए डेंटल प्लॉक की बात कर ले तो ये आपका बैक्टीरिया की एक चिपचिपी परत होती है जो लगातार आपके दांतों पर जो वो बने रहता है। प्लॉक बनना जो है ये आपका नेचुरल बात कॉमन बात है, यानी सामान्य बात है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से दांतों की सफाई और रोजाना अगर ब्रश करते हैं ना और तो ये आपके प्लॉक को जो है ये आपके हटा देते हैं। यानी अगर आप
मतलब कि दांतों की सफाई और रोजाना ब्रश अगर आप नहीं करते हैं तो आपके जो वो बैक्टीरिया जो है वो आपके जम जाते हैं और इसके कारण जो है आपके कैविटी, मसूड़ों की बीमारी और अन्य मौखिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी जो है ये आपके हो सकते हैं। तो ये जो है क्या है, तो ये आपका बैक्टीरिया का जो है एक चिपचिपी परत है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन जंतु जगत का जो है सबसे बड़ा संघ है। तो देखिए ये जो आपका आर्थ्रोपोडा है ना, ये जंतु जगत का जो है सबसे बड़ा संघ है। तो आर्थ्रोपोडा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में 50 ओवर क्रिकेट विश्व कप जो है ये कब आयोजित किया जाएगा, यानी अगला इवेंट जो है 50 ओवर का जो आपका भारत में जो है ये कब आयोजित किया जाएगा। तो ये आपका 2031 में आयोजित किया जाएगा। तो 2031 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 50 ओवर का जो क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपके 4 वर्षों के अंतराल पर जो ये आपका आयोजित किया जाता है। यानी इससे पहले जो हुआ था 2023 में हुआ था, जो कि आपका भारत देश में ही आयोजित किया गया था। यानी जो आपका 2027 का 50 ओवर विश्व कप होगा ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2027 का जो 50 ओवर का क्रिकेट विश्व कप है ना, ये आपके दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नाम्बिया देश, ये 3 देश जो है संयुक्त रूप से जो है इन 3 देशों के द्वारा जो वो आयोजित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए। और 2031 में जो है ये आपका भारत और बांग्लादेश में संयुक्त रूप से जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा अगर अन्य आईसीसी क्रिकेट की बात कर ले तो देखिए 2026 का जो T20 विश्व कप होगा ना, ये आपका T20 विश्व कप 2 वर्षों के अंतराल पर कराया जाता है। और ये जो आपका कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। 2029 का जो चैंपियंस ट्रॉफी होगा ये भी आपका भारत देश में ही जो है आयोजित किया जाएगा। T20 विश्व कप जो आपका 2024 में इस बार हो रहा है, ये आपका वेस्ट इंडीज और अमेरिका में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है, जिसका फाइनल मैच जो है मैं आपको बता दूं कि इसका जो फाइनल मैच है ना, ये भारत और साउथ अफ्रीका के मध्य जो वो खेला जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 2025 का अगर चैंपियंस ट्रॉफी पूछा जाए तो ये किसके मध्य आयोजित होगा, तो ये आपका पाकिस्तान में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये तो मैंने आपको बता दिया है। 2028 का जो T20 विश्व कप होगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है ये संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। और 2029 का जो है ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। 2030 का जो T20 विश्व कप है ये आपका इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये 3 देश जो है संयुक्त रूप से जो है ये आयोजित करेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निकोटीन सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पाया जाता है। तो देखिए निकोटीन की बात कर लें तो ये जो आपका एल्कलाइड नामक यौगिकों के परिवार से जो है ये आपका निकोटीन संबंधित है। और ये जो है कई प्रकार के पौधे में प्राकृतिक रूप से जो वो पाया जाता है, जिसमें आपके टमाटर, बैंगन और आलू जो वो शामिल है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो निकोटीन है ना, ये आपके तंबाकू के पौधे में जो वो पाया जाता है। तो तंबाकू का पौधा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सुभा मुद्गल जो है इन्हें जो है कौन सा अवार्ड मिला था। तो देखिए सुभा मुद्गल की बात कर ले तो ये आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित थी और इन्हें जो है 43वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो है वो जो है सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें जो है 1995 में अमृत बीज के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म संगीत निर्देशन से भी जो है वो सम्मानित जो है वो दिया गया था। इसके अलावा 2023वें जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार था, जो कि इन्हें 2016 के लिए जो है वो चुना गया था। तो इन तीनों में से जो भी पुरस्कार दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शोभा मुद्गल को जो है 2000 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो अगर पद्मश्री के बारे में पूछा गया था तो 2000 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अनुच्छेद 166 से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 के तहत जो है एक राज्य की सरकार के कार्य संचालन से जो है ये आपका संबंधित है। यानी अनुच्छेद 166 ये जो है किससे संबंधित है, तो ये राज्य सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ जो है तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो देखिए ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, इसका जो उद्देश्य था ये आपका तेजी से औद्योगिकरण पर जो वो फोकस जो वो किया गया था।
तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये किस मॉडल पर आधारित था, तो ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का विकास लक्ष्य जो ये कितना रखा गया था, तो ये आपका 4.50% रखा गया था, लेकिन वास्तविक जो आपका प्राप्त हुआ था ये आपका 4.27% ही जो है वो हासिल किया गया था। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर उपलब्धियों की बात कर ले तो देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील मिलों का जो निर्माण है वो किया गया था। और इसी योजना में जो है कोयला उत्पादन में वृद्धि और अतिरिक्त रेलवे लाइनों को भी जो वो शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि कब से कब तक रहा था, तो ये आपका 1956 से 61 तक रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो लिखी गई थी, तो ऑप्शन में आपका नेशनलिज्म दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका राष्ट्रवाद जो पुस्तक है ना, जो कि आपका 1917 में प्रकाशित हुआ था, और इसी पुस्तक को जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो राष्ट्रवाद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कर ले तो ये जो आपके एक बंगाली कवि, लेखक और चित्रकार थे, और इन्हें जो 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी से भी जो वो सम्मानित किया गया था। और किस पुस्तक के लिए जो इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इन्हें जो गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है पहले गैर यूरोपीय भी थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत का जो राष्ट्रगान है ना, जनगण मन, ये जो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ना, अमल सोनार बांग्ला, ये भी जो आपका राष्ट्रगान है बांग्लादेश का राष्ट्रगान, इन्हीं के द्वारा जब वो लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा शांति निकेतन जो है ये जो आपका स्कूल है ना, ये भी आपका रविन्द्रनाथ टैगोर के ही द्वारा जो वो आपका जो है स्थापित किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है पहली बार 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस क्षेत्र में जो है पहली बार जो आपका राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे गाया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ऑल इंडिया लिमिटेड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है ये निम्नलिखित में से किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है। तो देखिए ऑयल इंडिया जो है ये आपका सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का जो ये संयुक्त स्वामित्व है, इसलिए ये जो आपका ज्वाइंट सेक्टर यानी संयुक्त क्षेत्र का जो वो उद्योग है। तो ज्वाइंट सेक्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इज़ द रिचेस्ट या फिर वेल्दिएस्ट यूनियन टेरिटरी इन इंडिया, यानी भारत में का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये आपका सबसे अमीर है। तो देखिए अगर सबसे अमीर राज्य की बात कर ले तो आपका तो गोवा है, उसके बाद आपका सिक्किम है, मतलब कि वेल्दिएस्ट की बात कर ले तो आपका गोवा हो जाएगा। फिर सेकंड स्थान पे आपका सिक्किम है, थर्ड पे आपका दिल्ली जो कि यूटी है। तो दिल्ली तो आपका ऑप्शन में बच्चे द्वारा पता चला कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। उसके बाद आपका चंडीगढ़ यूटी है, तो चंडीगढ़ भी ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इसके बाद जो आपका वेल्दिएस्ट यूनियन टेरिटरी आता है ना, ये आपका पुदुचेरी आता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पुदुचेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हाउ मेनी प्लेयर्स प्लेज इन बेसबॉल, यानी बेसबॉल में जो ये कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में आपके 9 खिलाड़ी होते हैं, तो 9 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि निम्नलिखित में से किसे तोता ये हिंद जो है वो कहा जाता है। तो देखिए अमीर खुसरो को जो है ये आपका तोता ये हिंद जो है वो कहा जाता है। तो अमीर खुसरो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अमीर खुसरो का जो जन्म है ना, ये 1253 में उत्तर प्रदेश के पटियाला गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। और ये जो आपके अमीर खुसरो थे ना, ये आपके निजामुद्दीन औलिया के भी जो वो शिष्य थे। और इन्हें जो है खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी जो वो दिया जाता है, यानी खड़ी बोली के आविष्कार का जो श्रेय ये किसे दिया जाता है, तो ये आपके अमीर खुसरो को जो वो दिया जाता है। और ये जो आपके किसके जो है ये प्रवर्तक थे, तो ये संगीत के ख्याल और तराना शैलियों के जो ये आपके प्रवर्तक थे। और इन्हें जो है कव्वाली के जनक के रूप में भी जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है ना, ये किसे मिला है। तो देखिए 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का जो अवार्ड है ना 2023 का, ये आपके बी प्रॉक को जो है वो दिया गया है। और किस गाने के लिए, तो ये आपके मन भारिया के लिए जो वो दिया गया है। तो बी प्राक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वाट गैस इज प्रोड्यूस्ड इन स्वैम्पी लैंड, यानी दलदली भूमि में जो है बुलबुले के रूप में एक जो आपका गैस निकलता है ना, उस गैस का जो वो नाम बताना था। तो देखिए दलदली भूमि में जो आपके बुलबुले के रूप में जो आपका एक गैस निकलता है, वो जो गैस होता है ना वो आपका मीथेन गैस होता है। और मीथेन गैस को ही जो है ये आपका मार्स गैस जो वो कहा जाता है। और मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है ये आपका CH4 होता है। तो मीथेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य गैस भी जो वो आपके निकलते हैं, जैसे कि कौन कौन से गैस, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलता है, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड गैस भी निकलता है, और फोस्फीन गैस भी जो वो आपका निकलता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये जो है किनके जन्मदिन पर जो है वो मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे जो है प्रति वर्ष आपका 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, और ये आपके महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो महात्मा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दोज प्रीसी ठाकुर गर्ल्स ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए दोज प्रीसी ठाकुर गर्ल्स ये जो पुस्तक है ना ये आपके अनुजा चौहान के द्वारा जो वो लिखा गया था। तो अनुजा चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।